हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। रगों में दौड़ता हुआ खून अभी बाकी है, ए जिंदगी तुझे जीने का जुनून अभी बाकी है। रक्त लगातार हमारी नसों में परिसंचरण करता रहता है, लेकिन अगर रक्त का दबाव बढ़ जाए यानी उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाए तो उससे स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। किस तरह से अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है और कैसे इसे नियंत्रित रखा जाए, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझते हैं कि दरअसल रक्तचाप होता क्या है और किस तरह से इसके बढ़ने का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के अंगों पर और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर। उच्च रक्तचाप सेहत के बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, ये समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। रक्तचाप क्या है और क्यों बढ़ता है, ये समझना आवश्यक है। हृदय हमारे शरीर में एक पंप का कार्य करता है और ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पूरे शरीर में संचारित होता है। संचरण के समय होने वाले रक्त के दबाव को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। शरीर की रचना और आयु के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के रक्तचाप में मामूली अंतर होता है। रक्तचाप सामान्य दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। यदि रक्तचाप का स्तर काफी लंबे समय तक अधिक रहे तो इससे शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लगभग 90% रोगियों में हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नजर नहीं आते। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति के लिए सही इलाज करवाना और नियमित रूप से दवाएं लेना जरूरी है। उच्च रक्तचाप का सही प्रबंधन कर इससे होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 1/4 से अधिक या तो हाइपरटेंसिव हैं यानी उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उच्च रक्तचाप होने का खतरा है। कैसे कम किया जा सकता है इस खतरे को, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव नारंग, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शोभा लक्ष्मी मार्गेकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और जब उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बात आती है तो बहुत से सवाल सभी के मन में होते हैं, जिसके ऐसे कुछ भ्रम हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है। तो आइए समस्या को समझते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बैलेंस इज़ द की टू एवरीथिंग। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, इन सब का संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो ठीक उसी प्रकार से रक्तचाप का भी संतुलित होना ज़रूरी है। कैसे इसे नियंत्रित या कंट्रोल रखा जा सकता है, ये बताएंगे विशेषज्ञ। सबसे पहला सवाल डॉक्टर राजीव नारंग आपसे समझना चाहेंगे, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, कितना कंसर्निंग या कितना चिंतापूर्ण स्थिति आप देखते हैं आने वाले वर्षों की बात की जाए, क्योंकि लगभग 1/4 से भी अधिक लोगों को खतरा हो गया है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समस्या है, क्योंकि ये बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिटी को अफेक्ट करती है। तो जो इसका प्रेवलेंस है वो वेरी करता है सिटीज़ में वर्सेस गांव में, मेल्स में वर्सेस फीमेल्स में, और यंग में वर्सेस ओल्डर में। तो लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लगभग जैसे आपने बताया कि 1/4 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दिख गई है कई स्टडीज़ के अंदर। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसमें ख़ास बात सबसे बड़ी एक और ये है कि ये आराम से कंट्रोल हो सकता है, ये आराम से डिटेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है कि ये एक प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है जिसको आराम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर शिवलक्ष्मी, जब भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है उसके साथ कोई ना कोई लक्षण या जटिलता ज़रूर होती है, लेकिन आमतौर पर जब ये समस्या की शुरुआत होती है लोगों तक को सालों तक ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें उच्च रक्तचाप हो गया है, क्योंकि शायद इसमें कोई लक्षण नहीं आते। तो इसकी जो गंभीरता है या खतरा है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। किस तरह से प्रभावित करता है अगर रक्तचाप का जो स्तर है वो बढ़ा रहता है, अनकंट्रोल रहता है और कुछ भी करने पर नियंत्रित नहीं होता? जी किरण जी, बिल्कुल सही सवाल है कि कैसे अगर कि लक्षण जो है इसमें नहीं रहता
तो बिल्कुल सही है कि लगभग 50% लोगों में लक्षण नहीं मिलते, और जो बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई लक्षण ही नहीं आएंगे अगर मरीज़ को, तो वो कैसे समझेगा या कैसे जान पाएगा कि उसे कोई समस्या चल रही है शरीर में। जी। तो इसके लिए बिल्कुल हमें ये करना है कि अगर जैसे कि 40 या 50 साल के उम्र के लोग हैं, उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर उनके साथ कोई और बीमारी है, जैसे कि कोई हार्ट के मरीज़ हैं, किसी को डायबिटीज़ है या और कोई समस्या है, उन्हें अपने 30 साल की उम्र से ही ये जांच करा लेना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे कराते रहना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या है तो समय रहते उसको जाना जा सके और पकड़ा जा सके। जैसे कि आपने कहा कि लंबे समय तक, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर है, तो वो मरीज़ जो हैं हम तक पहुंच नहीं पाते। तो जब कोई जटिलताएं सामने आती हैं या ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शरीर के अंगों को फ़र्क करने लग जाता है, तभी उन मरीज़ों को पता चलता है, तभी लक्षण आते हैं। तो वो लक्षण जो होते हैं वो जटिलताओं के होते हैं, जैसे कि किडनी में फ़र्क पड़ गया, गुर्दों में फ़र्क आ गया है, गुर्दे अफेक्ट हो गए हैं, आँखों की रोशनी में फ़र्क आने लगा इस ब्लड प्रेशर के कारण, या फिर हार्ट की समस्या हो गई जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, या कि फिर जो दिमाग में नसें होती हैं जिसके द्वारा खून जाता है दिमाग पर, तो उसमें भी फ़र्क आता है, जिसको स्ट्रोक कहते हैं या पैरालिसिस। तो इस तरह की समस्याओं के साथ मरीज फिर सीधा आते हैं, जबकि लक्षण हमें पता ना हो पहले ब्लड प्रेशर होने के। जी डॉक्टर राजीव, एक तो ये अवस्था हुई जिसमें उच्च रक्तचाप था, उसकी वजह से जटिलताएं उत्पन्न हुई और दूसरे ऑर्गन्स जो है वो प्रभावित हुए और जटिलताएं सामने आने लगी। क्या इसके विपरीत भी हो सकता है कि कोई दूसरी समस्या या बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़े? बिल्कुल ठीक है, ये इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं और इसका जो सबसे कॉमन कॉज है वो है किडनी डिजीज़। सो किडनी के मरीज़ों को अक्सर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। तो इसके अलावा और भी कई कंडीशन है, जैसे एक होता है उसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं, जिसमें हार्ट की जो मेन नस एओर्टा होती है उसमें सिकुड़न होती है। तो ये पैदाइशी होती है और लेकिन थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन कई बार ये पता नहीं लगती है और थोड़ा बच्चे बड़े जाते हैं, इवन यंग एज 20-30 साल, उस टाइम पर कई बार पता लगती है। तो इस तरह कई बार है कि एंडोक्रीन कंडीशन जो होती हैं उसमें थायराइड का अगर ज़्यादा होना या एड्रीनल का ज़्यादा होना, तो या एड्रीनल का कोई ट्यूमर होना, तो इन चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। तो इन सबको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसमें ये बात होती है इन कंडीशन में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा एलिवेटेड होता है, हल्का सा एलिवेटेड कई बार नहीं होता, ज़्यादा एलिवेटेड हो। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा एलिवेटेड हो, कंट्रोल करना मुश्किल हो, मल्टीपल दवाइयाँ लेनी पड़ रही हों, तो फिर ये सारी जांचें जरूर करा लेनी चाहिए इसके लिए। अगर डॉक्टर राजीव ऐसी स्थिति है कि किसी दूसरी समस्या की वजह से रक्तचाप का स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो लाइन ऑफ एक्शन रहता है वो क्या रहेगा? पहले ब्लड प्रेशर की दवा दी जाएगी या जो कारण है उसको ठीक करने की कोशिश? दोनों साथ साथ ही चलती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना के लिए दवाइयाँ कॉमन भी होती हैं, तो वो भी शुरू कर दी जाती हैं और साथ में जांच भी शुरू कर दी जाती है। तो दोनों को साइमल्टेनियस चलना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जैसे डॉक्टर सुब्बलक्ष्मी ने बताया, उसमें कई प्रॉब्लम इमीडिएटली हो सकती हैं। हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें में ध्यान रखना पड़ता है। जी, बहुत सारे सवाल हमारे पास ईमेल पर आ गए हैं। डॉक्टर शुभलक्ष्मी, एक सवाल है, रजत जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, उनके पिताजी की उम्र है 72 वर्ष, 72 ईयर्स, और वो हाइपरटेंसिव रहे हैं। उनकी मदर को भी हाइपरटेंशन की समस्या थी। वो ये जानना चाह रहे हैं, 46 ईयर्स के हैं, कि कितना ख़तरा उनको है और क्या इस ख़तरे को कम करने के लिए कुछ किया जा सकता है। यहाँ पर आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि रिस्क फैक्टर्स की जो बात होती है, कौन से वो कारक हैं जिनसे उच्च रक्तचाप होने की संभावना दूसरों की अपेक्षा अधिक हो सकती है? जी बिल्कुल रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए, और अच्छी बात है कि आप जागरूक हैं इस चीज़ को जानने में। तो ये है कि अगर एक पेरेंट्स में से एक पेरेंट को अगर ब्लड प्रेशर है, तो जो उनके बच्चे हैं उसमें ब्लड प्रेशर की समस्या जो है या संभावना जो है वो 2 बार या 2 टाइम्स बढ़ जाती है नॉर्मल पॉपुलेशन की अपेक्षा। और अगर दोनों पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है तो 4 गुना बढ़ जाती है ये नॉर्मल पॉपुलेशन की अपेक्षा। तो बिल्कुल ये सजग रहने की बात है कि हमें पता होना चाहिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को, खान पान को, जैसे कि किरण जी ने पहले भी कहा है
कि हमें संतुलित, सब चीज़ें संतुलित रहेंगी तो ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहेगा। तो संतुलित क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, जैसे कि खाना पीना है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑयली, सॉल्ट जो होता है, नमक जो हम खाते हैं उसे संतुलित मात्रा में लेना है। और जो एक्सरसाइज है, हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं जो हम अपने एक्सरसाइज को, कि हमें लगता है कि हम तो रोज़ ही टहलते हैं, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम काम करते हैं दिन भर, लेकिन वो एक्सरसाइज में या व्यायाम में नहीं काउंट होता। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान दे के प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपरटेंशन को होने से। और दूसरी चीज़, जैसे कि किरण जी ने कहा कि रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो यही सब चीज़ें जुड़ जाती हैं रिस्क फैक्टर में। जैसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, जिसमें हमारा चलना फिरना या व्यायाम जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम हो, नमक की मात्रा हमारे खाने में ज़्यादा हो। नमक की मात्रा हम कहें तो जो जंक फूड है या जो पैक्ड फूड है, इसमें जो है नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर हमारे खाने पीने में ये ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल रिस्क में हैं हाइपरटेंशन होने के। जैसे कि अभी सवाल था कि अगर पेरेंट्स को है तो भी एक रिस्क फैक्टर है, वजन अगर ज़्यादा है किसी का वो रिस्क फैक्टर में आता है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, और कोई अगर पुरानी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या ऑलरेडी किसी को ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है, जैसे कि डॉक्टर नारंग सर ने कहा, तो इस टाइप की चीज़ें अगर हैं तो वो रिस्क को बढ़ा देती हैं हाइपरटेंशन होने के। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो सामने आए हैं कि पहला एक्सरसाइज या व्यायाम जरूर करना है, क्योंकि महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है, दिन भर काम में लगी रहती हैं तो उनको लगता है कि व्यायाम की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर जो लोग नमक का सेवन कर रहे हैं, सिर्फ ये ना सोचें कि ऊपर से अगर सलाद में नमक डाला है वो ही समस्या का कारण है। जो खाना खाते हैं, अचार, पापड़, चटनी ली जाती है, उसके अंदर भी या जंक फूड में भी सॉल्ट की जो इंटेक है वो कम होना चाहिए, यानी उनकी मात्रा को कम करना है। फिलहाल एक कॉलर हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं हिमाचल से, जिन्होंने कॉल किया है। राम कुमार जी, बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 65 साल है और मैं 30 साल से बीपी की दवाई खा रहा हूँ। मेरा बीपी 90 से 100 नीचे वाला और 140 150 ये रहता है जी। क्या मुझे सारी उम्र जो है दवाई खानी पड़ेगी, जब लाइफ टाइम? जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर राजीव। बहुत सारे लोगों की यही चिंता और सवाल रहता है कि क्या बीपी की मेडिकेशंस पूरी जिंदगी खानी होंगी। उम्र क्या बताइए आपने? 65 वर्ष। 65 साल, राइट। तो इसमें आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप कह रहे हैं ऊपर का 140 से 150 रह रहा है, तो ये डेफिनेटली ये ज़्यादा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि दवाइयाँ जो आपको चल रही हैं तो उसके हिसाब से या तो वो दवाइयों का डोज बढ़ाई जा सकती है या एक दो दवाई और भी ऐड करी जा सकती है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से कम रहे, ऊपर का, नीचे का 90 से कम रहे। तो दूसरी बात है कि सारी उम्र खाने की बात है, उसमें ये चीज़ें होती हैं बेसिकली कि भी दवाई चलती रहे, लेकिन कई बार अपने आप थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है। गर्मियों में अक्सर देखा गया बीपी थोड़ा सा कम हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो दवाई इस टाइप से एडजस्ट करनी पड़ती है। खासकर अगर ऊपर का बीपी अगर 110 से कम आने लगे तो दवाई डेफिनेटली कम करनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप जैसे यहाँ बात हुई कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने में नमक कम करें, अपना वज़न कम करें, तो उससे बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें करने से हो सकता है कि आपको लंबे टाइम दवाइयाँ ना लेनी पड़े, लेकिन रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो दवाई चलती रहे। और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही ये तय होगा कि डोज कम करनी है, बढ़ानी है या फिर बंद करनी है। डॉक्टर नारंग, आपसे यहाँ पर ये भी समझ लें कि अगर भारतीय जनसंख्या की बात की जाती है तो कितने लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना जाएगा, और जो हाइपरटेंसिव की स्टेट होती है क्या उससे पहले का भी एक जो रेंज रहती है प्री हाइपरटेंसिव जिसे कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बड़ा चंक है जहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो शायद हाइपरटेंशन की अवस्था ही ना आए? बिल्कुल ठीक है। तो इसमें इस बारे में बहुत स्टडीज़ होती हैं, डिबेट्स होती हैं कि अपर जो कट ऑफ है क्या माना जाए। तो मैं चाहूँगा कि जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक चीज़ जो क्लियर बातें हैं वो हैं कि 140 से ऊपर का हो, ऊपर का प्रेशर 140 ज़्यादा हो या नीचे का 90 से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली अब नॉर्मल है और इसको डेफिनेटली कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अक्सर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये एक ख़ास बात है। दूसरी बात है कि अगर इससे भी आइडियली कहा जाए तो बहुत ऊपर का 120-125 तक ही रहे तो अच्छा है, उससे ऊपर फिर जो है धीरे धीरे रिस्क बढ़ जाता है। एक ना कंटिन्यूम है एक ये कि जितना बीपी थोड़ा ज़्यादा होगा उतना रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है,
लेकिन बहुत कम लेवल पर किसी का मान लीजिए 130 है करीब, तो उसको भी वो उसके बारे में घबराता रहे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से अपना ध्यान ये रखना है कि ना तो उस पर उसको इग्नोर करें और ना उस पर बहुत ज़्यादा वरी करें। तो बैलेंस रखना होता है। अपने आप रेगुलर डॉक्टर को अपने जाके दिखाएं और वो चेक करें और उनकी सलाह मानें और बहुत ज़्यादा उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। डॉक्टर शुभलक्ष्मी, अगर किसी का डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है और दूसरी रेंज नॉर्मल रहती है, तो क्या उससे भी समस्या हो सकती है? और दूसरा सवाल कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर अलग अलग आर्म से बीपी मॉनिटर किया जाए तो रेंज अलग आती है, तो किस तरह से उसको समझना चाहिए? जी, जैसे आपने कहा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर की जो लिमिट है 90 जो हमने मानी है, अगर उससे ऊपर है, 100 से ऊपर है, तो हमें बिल्कुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और सिस्टोलिक हो सकता है कि 130 के आसपास हो, लेकिन क्योंकि डायग्नोसिस जो कहते हैं जो हम हाइपरटेंशन का, उसमें 130 से ऊपर ही माना गया है। ये अलग बात है कि ट्रीटमेंट के लिए हम 140 को लिमिट मानते हैं, उसके ऊपर हम ट्रीट करते हैं। लेकिन डायस्टोलिक अगर 90 या 100 से ऊपर है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसमें भी चिंता की बात है। ऐसा नहीं है कि उसे हम छोड़ सकते हैं। और दूसरा सवाल जैसे कि आपने किया कि अगर ये ब्लड प्रेशर, दूसरा सवाल मैंने कहा कि अगर दोनों आर्म्स से मेजर किया जाए तो रेंज अलग आती है। बिल्कुल, अगर 10 का जो mmHg का जो रेंज है, अगर उतना आता है तो उसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमारा राइट आर्म, अगर जो राइट आर्म से वर्किंग है उनके राइट आर्म में थोड़ा हो सकता है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट आर्म, जिसको वो यूज़ नहीं करते या कम यूज़ करते, जो राइट हैंडेड पर्सन है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, 20 का 30 का आ रहा है, तो बिल्कुल उनको चिंता करने की बात है और वो दूसरे किसी कारण का लक्षण हो सकता है। तो हमें उसके लिए जांच करनी है, इन्वेस्टिगेट कराना है। तो उसके लिए हमें चिकित्सक से अपनी सलाह लेकर उसके आगे के वर्कअप के बारे में उनसे सलाह लेनी होगी। जी, डॉक्टर राजीव नारंग, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आमतौर पर जो पेशेंट्स आप जैसे विशेषज्ञों के पास पहुंचते हैं वो किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं? और दूसरी बात, किस आधार पर यह तय किया जाता है? क्या एक ही बार जांच करके ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति है वो हाइपरटेंसिव है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाकर ही उनका बीपी बढ़ जाता है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें है कि ब्लड प्रेशर जब थोड़ा ज़्यादा होता है तो हल्का ज़्यादा होने से उसके कोई सिम्टम नहीं होते, मरीज़ को पता नहीं लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब रेगुलर मेडिकल चेकअप, जैसे ओल्डर लोगों को डेफिनेटली साल में एक बार कराना चाहिए, तो उसमें बीपी ज़रूर चेक होना चाहिए। और आजकल बहुत लोग जिनको खासकर ब्लड प्रेशर है उनको तो ब्लड प्रेशर मशीन वो घर पे रखते हैं और उसमें चेक कर लेते हैं, तो उसमें पता लग जाता है कि ज़्यादा है। तो दूसरा ये है कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब सिम्टम आते हैं, जैसे कि पेशेंट को हेडेक वगैरह हो सकता है। और अगर ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर काफ़ी टाइम तक रहे तो इससे धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स पर डैमेज हो जाता है। तो जैसे कि है हार्ट के ऊपर खुद डैमेज होता है, क्योंकि हार्ट पर लोड बढ़ता है, हार्ट के मसल थिक हो जाता है और हार्ट फेलियर हो सकता है। फिर हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आ सकते हैं तो हार्ट अटैक हो सकता है। फिर हाई ब्लड प्रेशर किडनीज़ पर असर करता है तो किडनी डिजीज़ हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ब्रेन की नसों पर असर करता है तो वहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये ब्लड प्रेशर काफ़ी टाइम से ज़्यादा रहे जिसमें कोई सिम्टम ना हो, फिर अचानक ही स्ट्रोक हो गया या अचानक ही हार्ट अटैक हो गया या अचानक किडनी फेलियर पता लग रहा है, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, और ब्लड प्रेशर नापने का जो आप जिक्र कर रहे थे उस पर भी एक सवाल है, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं वीरेंद्र प्रसाद जी हैं, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे रिलेशन में, चाहे आसपास भी, कि अचानक हॉस्पिटल भी वो पहुंचने का टाइम नहीं मिला और रास्ते में ही डेथ हो जाता है और अचानक होता है ये। बाद में पता लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ या हार्ट अटैक हुआ, ऐसी चीजें होती हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम क्या प्रिकॉशन करें, क्योंकि ये ऐसी बहुत घबराहट होती है मन में कि पता नहीं कल को हमारे साथ, मेरी बात नहीं समझ रहे मैडम, मान लीजिए कल को हमारे साथ भी कोई ऐसी चीज ना हो जाए। जी हाँ, जाहिर तौर पर चिंता की बात है, लेकिन आपकी चिंता को दूर किए देते हैं। डॉक्टर शुभलक्ष्मी, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगी? जी, जैसे कि आपने कहा कि अचानक जो चीज़ हो जाए, तो इसको बचाव के लिए जो हमने अभी तक प्रिवेंशन की बातें की हैं,
जैसे कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम, संतुलित नमक, सब चीज़ संतुलन में अच्छे होते हैं। तो हमें सब चीज़ों में संतुलित चीज़ें रखनी हैं। अगर ऑलरेडी किसी चीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, किसी बीमारी, कोई सी बीमारी है अगर किसी व्यक्ति को, तो उन चीज़ों का कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। जो हार्ट अटैक है या जो ब्रेन स्ट्रोक है, इन सब चीज़ों में, जो बीमारियों में पाया गया है कि जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है या जो हार्ट के ऑलरेडी पेशेंट हैं, उनमें थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा होती है, उन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है ये बीमारियां होने का या सडन चीज़ें होने का। तो उनको अपनी जो बीमारी है उसे कंट्रोल में रखना है। अगर ब्लड प्रेशर है तो दवाइयों को समय से लेना है, नियम से लेना है, और अपने चिकित्सक के साथ में आपको रेगुलर टच में रहना है, फॉलो अप रेगुलर करना है। ऐसा नहीं करना है कि दवाई आज कंट्रोल में है ब्लड प्रेशर तो आज अब ठीक है, ज़रूरत नहीं है, हम अब रहन देते हैं या दवा छोड़ दी। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और अगर और कोई भी समस्या है तो उसका रेगुलर और कंट्रोल में रहना चाहिए, आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं। जी, बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे डॉक्टर राजीव, 2 सवाल हैं आपके लिए। सरिता जी हैं, वो ये कह रही हैं कि बीपी की पेशेंट हैं, बीपी की दवाइयों पर हैं, उनको एक सर्जरी करवानी है, तो क्या इस दौरान बीपी की मेडिकेशन बंद करनी होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीपी की मेडिकेशन चलने पर ये डिसीजन जो होता है ये डॉक्टर्स को लेना चाहिए। आप इसके बारे में वरी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स अपने आप उस टाइम ध्यान रखेंगे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, जो जैसा वो एडवाइस करें वैसे करें। तो इसमें अपने आप ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट जनरली ये करा जाता है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कंटिन्यू करी जाती हैं। लेकिन अगर किसी सर्जरी में रिस्क होता है कि बीपी कम हो जाए, तो इसलिए ब्लड प्रेशर की मशीन थोड़ी हो सकता है कम कर दी जाए। तो ये जो डिसीजन है डिपेंड करेगा कौन सी सर्जरी है, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर है कि लोकल एनेस्थीसिया के अंडर है, और कौन सी मेडिसिन चल रही है, इनका ब्लड प्लेसमेंट इनका होना है तो जनरली जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता होगी। तो शायद विशेषज्ञ ही तय करेंगे कि किस तरह से करना चाहिए। और दूसरी बात, डॉक्टर नारंग, आप जो बात कह रहे थे कि बहुत सारे लोग क्योंकि घर पे बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, और कुछ लोग जो है मर्करी वाला यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर, और दूसरे डिजिटल मॉनिटर यूज़ करते हैं। 2 सवाल कि किस तरह से एक्यूरेसी मानी जाए, और दूसरा सवाल, जब बीपी मॉनिटर कर रहे हैं उस समय पर कुछ ध्यान रखना है? तो ये मर्करी का इंस्ट्रूमेंट तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही यूज़ कर सकते हैं, या डॉक्टर्स करते हैं, या ट्रेंड नर्सेज हैं, ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो करते हैं। मरीज़ों को खुद मर्करी वाला जनरली उनको ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन डिजिटल वाला जो है उसको प्रॉपरली आराम से अगर आम पे बांध करके उसको आराम से चेक किया जा सकता है। तो जनरली जब घर पे रखते हैं तो वो डिजिटल वाला ही रखते हैं। तो उसमें यह है कि बीच बीच में 2-3 महीने में एक बार जाके डॉक्टर के पास ले जाएं इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे डिजिटल से भी चेक करा लें और मर्करी से चेक करा लें, तो उसमें एक्यूरेसी पता लग जाएगी जी। तो तीसरा है कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट में ही कई बार एरर आता है तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और उसमें है कि अगर रीडिंग अगर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रीडिंग आए, बहुत कम आए या बहुत ज़्यादा है, फिर उसको मर्करी से चेक कराना चाहिए। मर्करी वाला जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो डॉक्टर के पास जाके उसका है। लेकिन रूटीन स्क्रीनिंग के लिए डिजिटल वाला आराम से यूज़ हो सकता है जी। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर बीपी मॉनिटर कर रहे हैं यानी चेक कर रहे हैं तो उस समय आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, भागते दौड़ते आकर बीपी मॉनिटर नहीं करना चाहिए, विशेषज्ञ कहते हैं। फिलहाल कुछ और भ्रम हैं जिनको दूर करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर राजीव, डॉक्टर शुभलक्ष्मी। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड लेंगे, छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राजीव आपसे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सिर्फ उन लोगों को होती है जो मोटे हैं या फिर जिनका वजन अधिक है? नहीं, ये पतले लोगों को भी हो सकता है, इसलिए रूटीन मेडिकल चेकअप में बीपी जरूर चेक होना चाहिए जी। डॉक्टर शुभलक्ष्मी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना समस्या है लेकिन उसका कम होना समस्या नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? कम होना भी समस्या है, वो किसी जटिल बीमारी का एक लक्षण हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें वरी करने की जरूरत है। प्री हाइपरटेंसिव स्टेट किसको माना जाए डॉक्टर राजीव? तो प्री हाइपरटेंसिव स्टेट है 120 से लेके 140 तक डिफरेंट उसमें माना गया है। तो इसलिए उस टाइम पर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लाइफस्टाइल ठीक करी जाए जी। दवाइयों की अक्सर जरूरत नहीं पड़ती है उस स्टेज में। राइट। डॉक्टर शुभलक्ष्मी, जब बीपी ज़्यादा हो उस समय व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है, बहुत से लोग मानते हैं। जी ऐसा है नहीं, क्योंकि एक तो चिंता है और दूसरी चीज़ कि आपको पता चल गया, गुस्सा आ गया, या फिर जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उससे कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, तो वो कारण एक हो सकता है कि कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है मरीजों में जी। डॉक्टर राजीव, क्या अगर व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या है तो कोई विशेष लक्षण जो देखे जाए पेशेंट में? तो मरीज को हो सकता है सिम्टम ना हो, लेकिन लक्षण उसमें देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कोई लक्षण तो नहीं है। तो जैसे हमने पहले बात करी, तो उसका पूरा चेकअप, मेडिकल चेकअप कराना चाहिए ताकि सेकेंडरी का पता लग सके जी।
डॉक्टर शुभलक्ष्मी, अगर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दोनों में से कोई एक लिमिट भी नॉर्मल है तो व्यक्ति ये समझे कि सब कुछ सामान्य है? बिल्कुल नहीं, उन्हें रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। और अगर जैसा कि चिकित्सक कहते हैं, अगर उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उन्हें उनकी सलाह पर ही ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना, वो डिसाइड करना है। डॉक्टर राजीव, इनमें से किससे बीपी बढ़ सकता है, कॉफ़ी के सेवन से या शराब के सेवन से? दोनों से बढ़ सकता है। तो अधिक मात्रा में लेने से दोनों से बढ़ सकता है, तो इस वजह से ये कम मात्रा में लेना चाहिए। डॉक्टर शुभलक्ष्मी, क्या ये समस्या पुरुषों में अधिक होती है? बिल्कुल नहीं, ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही पाई जाती है, कुछ हद तक पुरुषों में ज़्यादा है। डॉक्टर राजीव, क्या उम्र के साथ बीपी का बढ़े रहना सामान्य बात है? तो उम्र के साथ बीपी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ओल्डर लोगों को भी बीपी का कंट्रोल चेक कराना चाहिए, और जब बढ़े तो उसको कम करना चाहिए। थोड़ा कट ऑफ में फ़र्क आता है बढ़ती एज के साथ, लेकिन फिर भी 140/90 जनरली देखना चाहिए कि नॉर्मल है। डॉक्टर शुभलक्ष्मी, अगर व्यक्ति का बीपी बढ़ा रहता है तो क्या सिर्फ नमक कम करने से ही लाभ होगा? दवाइयाँ, नमक, एक्सरसाइज, संतुलित आहार, ये सब का मिश्रण होगा। और मरीज की जो रेगुलर एक दवा लेने की इच्छा होनी चाहिए और अपने आप को ठीक करने की इच्छा बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर राजीव नारंग, अगर मेडिकेशन लेने के बाद व्यक्ति का बीपी सामान्य हो जाता है तो क्या अपने आप ही वो दवाएं बंद की जा सकती हैं? नहीं, दवाई चलती रहनी चाहिए अनलेस कि बीपी ज़्यादा कम होने लगे, तो इसलिए मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। या उसमें बीपी जब ज़्यादा कम होता है, उसमें कई बार पेशेंट को चक्कर आता है या बहुत कमज़ोरी आती है, तो उसमें बीपी जरूर चेक करना चाहिए, और अगर कम हो तो दवाई उसमें कम करने की या बंद करने की ज़रूरत है। डॉक्टर शुभलक्ष्मी, वो लोग जो दवाएं ये सोचकर छोड़ देते हैं कि इससे सरल विकल्प भी उपलब्ध हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सरल विकल्प, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मॉनिटरिंग के साथ ही आपको जो भी डिसाइड करना है वो करना है। और दूसरी चीज़ कि चिकित्सक की सलाह बहुत ज़रूरी है। जिसको भी आप दिखा रहे हैं, जिस भी चिकित्सक के आप साथ बीपी का चेकअप या दवाइयाँ चला रहे हैं, उनकी सलाह के हिसाब से ही काम करें। अपने खुद के डिसीजन ना लें, वो हानिकारक हो सकते हैं आपके लिए। डॉक्टर राजीव नारंग, इनमें से किससे बीपी बढ़ सकता है? मधुमेह रोग से, किडनी डिजीज से, या फिर स्लीप एपनिया यानी नींद की समस्या से? तो तीनों से बढ़ सकता है। किडनी डिजीज़ में सबसे ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम आती है, और स्लीप एपनिया से भी, जो उनको रात को बहुत खर्राटे आते हैं, दिन में नींद आती है, उनसे ही बढ़ता है। और डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है ब्लड प्रेशर। एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर शुभलक्ष्मी? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक संदेश जिसके हम अगर अपने लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जीवन शैली को, एक संतुलित जीवन शैली को, तो इससे हम काफ़ी सारी बीमारियां, सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, काफ़ी सारी बीमारियों से का बचाव कर सकते हैं। और अगर किसी को ऑलरेडी है बीमारियां तो उसको तेज़ी से बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर राजीव, योग कितना महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट और प्रिवेंशन में? योग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे मेंटल का भी और फिजिकल का भी दोनों का फ़ायदा होता है, और इससे स्ट्रेस जो कम होता है उससे ब्लड प्रेशर कम होने के। इस तमाम जानकारी के लिए दोनों विशेषज्ञों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और कहा जाता है कि सेहत की बात हो या जीवन की, बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, बैलेंस इज समथिंग यू क्रिएट। तो अपने जीवन में संतुलन बिठाना है, चाहे जीवन की परिस्थितियां हो या फिर आपका स्वास्थ्य। सेहतमंद रहने के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहिए। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।